कमी है नींव के पत्थर, ए ऊंची दीवारों यूं ना इतराओ। बहुत हुआ अब हम हिलेंगे, ए मीनारों संभल जाओ। जी हाँ, ये शब्द जिस पुस्तक के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठते हैं वह इस वक्त मेरे हाथ में है। मैं बात कर रही हूं डॉक्टर तुलसी राम जी की आत्मकथा के पहले खंड मुर्दैया की, जिसका बतौर श्रोता आप सभी ने बेसब्री से सुनने के लिए इंतजार किया है और जिसके लिए मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही ये पुस्तक मेरे हाथ में आएगी तो उसे सबसे पहले मैं खुद पढ़ूंगी और संदर्भों और व्याख्याओं के साथ इसका पाठन अंबेडकर नामा के मंच से मैं आप लोगों के लिए करूंगी। तो लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। पुस्तक इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसके काफी अंश को मैं पढ़ चुकी हूं। अब मैं इसे आप लोगों के सामने अंबेडकर नामा के मंच से पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, स्वस्थ हूं। तो इस पुस्तक पर आने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर यदि इसका हो जाएगा तो इसको समझने में ज्यादा आसानी होगी। सबसे पहले तो पुस्तक कुछ यूं दिखाई देती है। आगे से फ्रंट कवर और ये इसका बैक कवर है। पुस्तक राजकमल से प्रकाशित है और इसकी पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि 2010 में जब इसका पहला पुस्तकालय संस्करण आया था तो तब से लेकर 2021 तक इसके 8 संस्करण अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। और इसके कुछ अंश को पढ़ने से ही इस बात का एहसास हो जाता है कि जो अपने ऊपर हंस सकता है उसे कोई झुका नहीं सकता है। पुस्तक उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से है और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा खंड 1 और 2 दोनों ही उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से है। तो जैसे जैसे हम तुलसी राम जी की मुर्दैया पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, बहुत लाजमी है कि जगह जगह जूठन का भी जिक्र हम करते चलेंगे। उनमें क्या साम्यता है और क्या विशेषता है। जबकि यदि आप इसको भौगोलिक दृष्टि से देखें या ज्योग्राफिकल एरिया की तरीके से देखें तो दोनों उत्तर प्रदेश के दो छोर मालूम होते हैं, जूठन की पृष्ठभूमि और मुर्दैया की पृष्ठभूमि। इनके जो पारिवारिक परिवेश है और जो सामाजिक परिवेश है और संदर्भ हैं उनमें काफी साम्यता है, लेकिन बहुत सी बातें अलग भी हैं। सबसे जो बात अलग मुझे लगी वह थी भाषा शैली, क्योंकि ये आजमगढ़ के धर्मपुर गांव के इर्द गिर्द घूमती है मुर्दैया, और ये आजमगढ़ जो है वो बिहार से काफी नजदीक पड़ता है। तो भाषा में जगह जगह थोड़ा बिहारीपन भी झलकता है जो तुलसी राम जी की राइटिंग्स में भी दिखता है। और उसके अलावा जहां ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जूठन को वेदात्मक तरीके से लिखा है, वहीं डॉक्टर तुलसी राम जी ने मुर्दैया और मणिकर्णिका को बेहद व्यंगात्मक शैली में लिखा है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस था जो दोनों आत्मकथाओं को पढ़ते वक्त मुझे महसूस हुआ। तो इसमें और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जातिगत भेदभाव जो समाज में बरता जाता है, उसके साथ साथ डॉक्टर तुलसी राम पारिवारिक भेदभाव का भी यहां जिक्र करते हैं, जो अपने आप में अनूठा बना देता है इस आत्मकथा को। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। शुरुआत करूंगी पीछे दिए गए छोटी सी भूमिका से, उसके बाद सीधा लेखकीय भूमिका पर आ जाऊंगी। यदि पढ़ने में रुचि है तो आप इसे मंगवा भी सकते हैं अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, या सीधा राजकमल प्रकाशक को लिखकर। बेहद सस्ती पुस्तक है, दाम मात्र 199 रुपए है। चलिए पीछे जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमारी बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दैया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती, उसका शीर्षक मुर्दैया ही होता। मुर्दैया
अब आखिर मुर्दैया ये है क्या? अभी कोरोना काल में एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें दिखाया गया था कि गंगा में लाशें बह रही हैं, लाशों को जलाया नहीं गया है और सीधा गंगा में अधजली लाशें या सीधा सीधा रैप की गई कपड़ों में लाशें गंगा में बहा दी गई हैं और वो शव जो फूलकर गंगा के ऊपर चले आए थे, नदियों के ऊपर तैरने लगे थे। वो खबर खासी वायरल हुई थी उत्तर प्रदेश की। और उसके आगे न्यूज में दिखाया गया कि किस तरीके से नदी के आसपास एक मरघट तरीके का इलाका है, जिसमें कई सारी लाशों को दफन किया गया था और उनके ऊपर लाल झंडियां लगाई गई थी और बहुत छिछले तरीके से उन्हें दफन किया गया था जल्दबाजी में, ताकि कोरोना काल में किसी को संक्रमण का खतरा ना रहे। और जिसे कुत्ते, सियार और गिद्ध खोद खोद कर निकाल रहे थे और खा रहे थे। बेहद विभत्स नजारा था। और इसके ऊपर रतन जी ने एपिसोड भी कवर किया था, पूरा अंदर की रिपोर्ट के साथ, आंकड़ों सहित। तो आप उसे भी कंसिडरेशन में ले सकते हैं। मुर्दैया उसी मरघट स्थल के ऊपर लिखी गई कहानी है, उसके आसपास इसकी पृष्ठभूमि रची गई है, उसी के आसपास इनका जन्म और पालन पोषण हुआ है डॉक्टर तुलसीराम जी का। तो मुर्दैया का मतलब आप मरघट से ले सकते हैं, वहां जहां मुर्दे दफन किए जाते हैं, जहां चमड़े उतारे जाते हैं मरे हुए जानवरों के। और इस कोरोना काल के इस विभत्स वायरल हुए वीडियो और न्यूज से यदि आप इसको लिंक करेंगे तो मुर्दैया का मतलब और इस पुस्तक के लिखे जाने के बीच में आप अपने आप को कनेक्टेड पाएंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। मुर्दैया का पहला संस्करण 2010 में हिंदी समाज के सामने आया था और तब किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ ही समय में यह आत्मकथा न सिर्फ दलित हिंदी साहित्य में बल्कि पूरे हिंदी जगत में एक मानक रचना के रूप में स्थापित हो जाने वाली है। अपनी सृजनात्मकता के लिए इसे दलित आत्मकथाओं की धारा में एक युगांतकारी कृति माना गया है और अपनी विश्व दृष्टि के विस्तार और औपन्यासिक वितान के चलते एक ऐसी साहित्यिक उपलब्धि जिस पर कोई भी भाषा गर्व कर सकती है। जाति, वर्ण, अशिक्षा और निम्न उच्च की अनेक विकृतियों में चरमराते भारतीय समाज की ये कथा लेखक की कलम से तब उतरी जब गांव की मुर्दैया से लेकर शहरों, महाशहरों और ठेठ निरक्षरों से लेकर सर्वज्ञ विद्वानों तक से प्राप्त अनुभवों तथा अध्यवसाय से अपना परिपक्व हो चुका था लेखक कि अपनी देह आत्मकथा के बीच से होकर गुजरी पीड़ाओं को बुद्ध की समदृष्टि और विराग के साथ देख सके, कह सके। डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा के इस पहले खंड में सिर्फ वही नहीं लिखा जिसकी अपेक्षा दलित मूल की आत्मवृत्तांत लेखकों से की जाती है, बल्कि वह भी लिखा जिससे एक जर्रा समाज की असलियत का उत्खनन किया जा सके। उत्खनन मतलब खोद खोद कर उसको निकाला जा सके और जिसको पढ़ना सिर्फ साहित्य नहीं, समाज शास्त्र की सीमाओं तक जाता है। जी हां, जितने अंश मैंने पढ़े ये बात सत्य है। सिर्फ इसमें रोना बिलखना वेदात्मक शैली में लिखा हुआ नहीं है, इसमें एक समाज शास्त्र भी है, उस समय का राजनीति शास्त्र भी इसमें डिस्कस किया गया है। और ये उन्होंने प्रतिरोध की कुंठित हदों में नहीं, सृजनात्मकता की अछोर भूमि पर किया, जहां समाज अपने चेहरे के दागों को भी देख सकता है और अपनी निगाह के एक हरेपन को भी। जूठन की ही तरह इसमें ना तो द्वेष भाव है और ना ही कुछ है। जिसका जो ड्यू है वो डॉक्टर तुलसीराम ने यहां पर दिया है। ऐसा नहीं है कि दलित है तो सिर्फ वेदना ही वेदना है। वेदना के बीच में जो हंसी के क्षण ये लोग छीनते हैं दलित, उसका भी बाखूबी उल्लेख किया है। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही हमारे बीच में कभी कोई हंसी खुशी रही ही नहीं है, तीज त्योहार रहे ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा से हम लोग भी अपनी खुशी मनाने के जरिए ढूंढते रहे हैं,
उन सब चीजों का, उस समाज शास्त्र का भी यहाँ पर जिक्र है और परिवार शास्त्र का भी मैं तो कहूंगी जिक्र है, जिसमें के एक छोटे बच्चे को किस तरह प्रताड़ित किया जाता है परिवारों में, ये भी बेहद मार्मिक तरीके से इसमें रेखांकित किया गया है। चलिए अब सीधा लेखकीय भूमिका की तरफ बढ़ते हैं। भूमिका: मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर अर्थात आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। हरवाही हल चलाने के काम से जुड़ी हुई मजदूरी मान लीजिए। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहां तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दैया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। सामरिक केंद्र को आप युद्ध केंद्र या युद्ध भूमि के तौर पर मान सकते हैं, जैसा कि हम कुरुक्षेत्र के लिए मानते हैं। एक कर्म स्थली मान लीजिए। दलितों के कर्म भी तो युद्ध से कम नहीं होते, इसलिए शायद यहां पर सामरिक केंद्र लिखा गया है। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दैया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य ये है कि मुर्दैया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वह दोनों की मुक्ति दाता थी। तो यहां मुर्दैया जो है वो मुक्ति का प्रतीक, उसका बिंब बन जाती है। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं की मांस पिंड पर झूलते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्दैया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज उसकी निर्जनता को भंग करती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दैया में दफन हो गए थे। ये वो दुख दर्द जिनसे उन्हें दलित जीवन को कभी छुटकारा ना मिल सका। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दैया ही होता। ये अभी पीछे जो लिखे छोटी सी भूमिका थी उसमें भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे हमने पढ़ लिया है। मुर्दैया सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्दैया से खोद कर बाहर लाने का पूरा श्रेय तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए मिलते थे कि कलम से यदि लिखेंगे, कलम से उघाड़ेंगे तो कितना खोद सकेंगे। फावड़ा लेकर उतरिए और उत्खनन करिए, इतना खोदिए कि सारा इतिहास उसका खुद कर बाहर चला आए, जिसमें सब अपने अपने चेहरे देख सकें, पहचान सकें और कब कहां कितना वे गलत हैं उसका मूल्यांकन कर सकें। सही अर्थों में मैंने अपने ही फावड़े को खोदकर मुर्दैया से अपनी जिंदगी को बाहर निकाला। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। और ये बात तो सभी लोग बोल सकते हैं जो दलित जीवन के दंश झेलते हैं। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दैया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती नटिनिया, गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा तथा सिंघा बजाता बंकिया डोम आदि जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रह रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों से मालूम हुई। 50-60 साल पहले की जिस मुर्दैया का वर्णन मैंने किया है वह पूर्ण रूप में उजड़ चुकी है। सारे जंगल कटकर खेत में बदल चुके हैं, जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा शाही सियारों और खरगोशों जैसे पशुओं का विलोप हो चुका है। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी की छींटों से दुख की निशानी नहीं मिट पाती है।
प्रवासी मजदूरों से ही पता चला कि मुर्दैया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस से जोड़ दिया है। उस पर टेम्पो भी चलने लगे हैं। जिस तरह हमारे गांव से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका है, संभवतः मुर्दैया से सड़क निकल जाने के कारण वहां से भूत पिशाचों का भी पलायन अवश्य हो गया होगा। जाहिर है अब पहले जैसी उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं होंगे। तो यहाँ भूतों का पलायन से इनका मतलब है कि मानसिकता में बदलाव आ गया होगा लोगों की। अंधविश्वास पहले के मुकाबले कम हो गए होंगे और वैज्ञानिक सोच का बोलबाला हो गया होगा। मैं तो ऐसा ही अनुमान लगा पा रही हूं। आने वाले मुर्दैया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते इंग्लैंड तथा सोवियत संघ, रशिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। राजकमल प्रकाशक के निदेशक अशोक महेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने तद्भव में अब तक प्रकाशित 7 किस्तों को मुर्दैया खंड 1 के रूप में अविलंब प्रकाशित करने का निर्णय लिया, जबकि आगे का लेखन अभी जारी है। डॉक्टर तुलसीराम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली 110067। तो ये थी लेखकीय भूमिका। और मुर्दैया को इन्होंने पहला जो खंड है वह 7 उपखंडों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है भुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, तीसरा है अकाल में अंधविश्वास, चौथा है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, पांचवा है भूतनिया नागिन, छठा है चले बुद्ध की राह, सात है आजमगढ़ में फाका कशी। तो इनका जो पाठन है वो कल मैं शुरू करूंगी, कहानी का पाठन, आत्मकथा का पाठन। आज सिर्फ लेखकी भूमिका को मैंने लिया था और एक खास साम्य है जन्म तिथियों को लेकर। डॉक्टर तुलसीदास जी की जन्म तिथि 1 जुलाई 1949 है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की 30 जून 1950 है। शरण कुमार लिम्बाले जी की 1 जून 1956 है। मतलब 5, 6, 7 साल के अंतराल पर ये सभी पैदा हुए और इन्होंने जिस लोक जीवन का, जिस समाज का और जिस दलित बस्तियों का जीवन का उल्लेख किया है, उनमें अब तक काफी बदलाव हो चुके होंगे। यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो ये अपने आप में इतिहास में शामिल होने वाली कृतियां बन जाती हैं। इसमें इतिहास का ऐसा जिक्र है जो हमने शायद कभी नहीं देखा। उनके बारे में सिर्फ चर्चा भर ही सुनी होगी, लेकिन इसकी सच्चाई अपने आप में एक जीता जागता इतिहास भी है। तो आज की ये लेखकीय भूमिका, इसे हम यहीं समाप्त करते हैं और कल से इसका आत्मकथा का पाठन मैं शुरू करूंगी। बीमारी के हालत में भी मैं इसे पढ़ती रही लगातार। 3 दिन में मैंने जो 6 पुस्तकें आप लोगों के लिए मंगवाई थी, उन सब का पाठन किया। तकरीबन 50 से 60 पन्ने सभी के शुरुआती पढ़ डाले और उसके बाद डिसाइड किया कि मुझे कौन सी पुस्तक पहले लेनी है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि इसको हाथ में आते ही मैं आपके लिए इसका पाठन शुरू करूंगी। इसीलिए उस वादे के तहत मैंने मुर्दैया को सबसे पहले लिया। वरना ऐसी बात नहीं है अक्कड़ माशी क्या, छांग्या रुख क्या और कावेरी जी की टुकड़ा टुकड़ा जीवन क्या, सभी एक से बढ़कर एक मुझे लग रही थी और डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन सी पुस्तक मैं पहले लूं। आप लोगों के लिए दिन रात जगकर बीमारी में भी मैंने पूरी पढ़ाई करी। ये अलग बात है कि इस वक्त मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रही हूं। अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे लोग जान सकें अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में। तो आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।